लाइब्रेरी ऑटोमेशन के सॉफ्टवेयर पैकेजेस मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। सॉफ्टवेयर क्या होता है कि ये किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम्स से रिलेटेड होता है, जो प्रोग्राम से रिलेटेड होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कि उस कंप्यूटर को चलाने में, उसको ऑपरेट करने में हेल्प करता है, और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से ही रन होता है। वरना अंकल का टीवी डब्बा है भाई डब्बा, ऐसे ही हो जाएगा, वो बिना काम का हो जाएगा। दो तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये दरअसल मैं ऐसे फालतू बातें नहीं कर रहा हूँ, दरअसल इन सब चीज़ों का यूज आगे होने वाला है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन पैकेजेस में आता है कि दो चीज़ें, एक तो हाउसकीपिंग और दूसरा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। हाउसकीपिंग मतलब क्या होता है, घर के अंदर कौन कौन से लोग काम करते हैं, जैसे एक्विजिशन, सीरियल कंट्रोल, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। रिट्रीवल फिर हो गया, ठीक है, रिट्रीवल की चीज़ें आ गई। और लाइब्रेरी के दो स्ट्रेटजीज़ हैं, थ्री स्ट्रेटजीज आर फॉलोड ऑटोमेशन और मैकेनिज्म फॉर लाइब्रेरी ऑपरेशन। तीन स्ट्रेटजी होती हैं जिससे ऑटोमेशन के लिए फॉलो किया जाता है। पहली चीज़ कि पीस मील अप्रोच, निवाला अप्रोच को बोलते हैं उपागम। हिंदी वालों खुश हो गए होंगे, निवाला उपागम पीस मील अप्रोच। सबसे पहली चीज़ होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों पे कन्वर्टिंग इंडिविजुअल ऑपरेशंस वन एट टाइम, कि मतलब एक छोटे छोटे ऑपरेशंस को हम लोग उसको कन्वर्ट कर रहे हैं डिजिटल फॉर्मेट में, ऑटोमेटेड फॉर्मेट में। दूसरी, गोइंग डायरेक्टली फुली ऑटोमेटेड सिस्टम, कि मारो पूरा ही ऑटोमेटेड कर डालो शुरू से अंत तक। सीधे पहले रजिस्टर पे काम करते थे, एक RFID लगा दिया फिर वर्किंग टूवर्ड्स एन इंटीग्रेटेड कंप्यूटराइज्ड सिस्टम प्रोग्रेसली यूजिंग प्लान्ड इंस्टॉलेशन अप्रोच। सबसे पहले आप पैदल चलते थे, फिर आपने साइकिल खरीदी, फिर आपको जॉब लग गया तो फिर आपने इस तरह से किया। तो ये दरअसल एक प्रोग्रेस के अकॉर्डिंग है। पहले कंप्यूटर आप एक लेकर के आए तो सब लोग देख रहे हैं उसको, कुछ काम नहीं कर रहे, फिर उसके बाद को हाउस में इंस्टॉल किए, फिर उसके बाद धीरे धीरे RFID आया। तो ये तीन अप्रोच आया। एक तो कोई छोटे से ऑपरेशन से शुरू करो, छोटे छोटे ऑपरेशंस, या फुल्ली कर डालो, फिर उसके बाद एक प्रोग्रेस करो। तीन चीज़ें। इवोल्यूशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, कैसे इवोल्यूशन हुआ, तो प्राचीन समय की बात है 1970 की बात है, वहाँ से शुरुआत हुआ। फर्स्ट जनरेशन LMS होता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। सही बोला, यही होता है ना? हाँ, यही होता है। LMS होता है लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। पहला जनरेशन में आया सर्कुलेशन और कैटलॉगिंग के लिए। सेकेंड जनरेशन में आया यूनिक्स डॉस बेस्ड, ठीक है। जैसे जैसे कंप्यूटर में वो चेंज होता है ना, ऐसे ऐसे इसमें भी चेंज होता गया। थर्ड जनरेशन में क्या आया, उसमें कलर, GUI, ये सब चीज़ों आए, तो कंप्यूटर इसमें स्टैंडर्ड वगैरह बढ़ते गए। फिर उसके बाद वेब आर्किटेक्चर आ गया फोर्थ जनरेशन में। देखो किस तरह से बढ़ रहा है। सबसे पहले सर्कुलेशन कैटलॉगिंग था, सेकेंड वाले में डॉस यूनिक्स था। डॉस आ गया तब इसमें क्या हो गया, MS DOS में क्या होता है कि फ़ाइल वगैरह हम बना सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो फाइल मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट वगैरह की शुरुआत यहीं से हो गई। फिर उसके बाद कलर और GUI जब आ गया तो मतलब थोड़ा सा डिज़ाइनिंग वगैरह हम लोग करना शुरू कर दिया फंक्शंस में। उसके बाद फोर्थ जनरेशन में वेब आर्किटेक्चर आया, इसने हमारी पूरी क्रांति कर डाली। यहाँ पे देखो यार, एक टेबल बना हुआ है, फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ और सेकेंड जनरेशन, थर्ड और फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ। जो हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ा था ना, वो ज़िंदगी भर काम आएगा। देखो यहाँ पे भी काम आ रहा है। सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज था फर्स्ट जनरेशन में लो लेवल का था, दूसरे में कोबोल पास्कल था, कोबोल पास्कल और C था, थर्ड में 4GL था, और फोर्थ जनरेशन में उप्स ये कौन सा नया लैंग्वेज आया। ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले इन हाउस था तो MS DOS आया, यूनिक्स आया, लिनक्स, विंडोज़ आया। DBMS पहले कोई स्टैंडर्ड नहीं था। फिर हायरार्कल और नेटवर्क मॉडल आया, एंटिटी रिलेशनल मॉडल आया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल आया। तो इस तरीके से चीज़ें आई। कलर पहले नहीं था, फिर बाद में कलर आया, ठीक है। ये थोड़ा सा हम लोगों ने दिया। जनरेशन फंक्शंस ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, किस तरीके से ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के फंक्शन जनरेट हुए। तो एप्लीकेशंस,
LMS एप्लीकेशन दो तरह का था, ऑपरेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव। ऑपरेशनल में दो चीज़ें, हाउसकीपिंग और इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, और एडमिनिस्ट्रेशन में रिपोर्ट, स्टैटिक्स, MIS, तीन चीज़ें आती हैं। हाउसकीपिंग में एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन, IL, सीरियल कंट्रोल, मेंटेनेंस। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में ओपेक, वेब ओपेक और एक्सेस। रिपोर्ट्स में प्री डिफाइंड रिपोर्ट, कस्टमाइज रिपोर्ट। स्टैटिस्टिक्स में डॉक्यूमेंट रिलेटेड, यूज़र रिलेटेड, स्टाफ रिलेटेड, प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग अंडर MIS। तो ये कुछ ही इसमें इन्होंने डायग्राम बना करके समझाने की कोशिश की। किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की। सबसे पहले सिस्टम रिक्वायरमेंट, कौन कौन से सिस्टम की ज़रूरत होती है। इंफॉर्मेशन गेटवे, सर्कुलेशन कंट्रोल, बिब्लियोग्राफिक इन्वेंटरी। सबसे पहली चीज़ आती है LMS मस्ट फुली इंटीग्रेटेड यूजिंग सिंगल कॉमन कैटलॉग डेटाबेस फॉर ऑल बिब्लियोग्राफिक। तो एक कॉमन कैटलॉग यूज़ किया जाता है। दूसरी चीज़ सपोर्टिंग मल्टीपल ब्रांचेस। अगली चीज़ एकोमोडेट अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ रिकॉर्ड्स। ये सब सिस्टम रिक्वायरमेंट्स में होने चाहिए। क्या क्या सिस्टम होने चाहिए उसमें बता रहा हूँ। अगला इसमें ये जो जितनी चीज़ें दी है वो सब होने चाहिए। एक वो भी होना चाहिए, प्रॉपर पैरामीटर्स होने चाहिए। Z39.50 सर्वर होना चाहिए। सीवर लिखा है इसमें तो, सीवर। ओपेक बिब्लियोग्राफी, LMS मस्ट हैव फॉलोइंग स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड्स होने चाहिए Z39 टू लिनक्स, सॉरी Mark 21, ये सब चीज़ें। वेंडर डेवलपिंग, GUI बेस्ड चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सिस्टम बेस्ड होंगी। दूसरा एक फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है। फंक्शनल रिक्वायरमेंट में होती है अथॉरिटी कंट्रोल। अथॉरिटी कंट्रोल कैसे होता है, जैसे मार्क के द्वारा पूरा कैटलॉगिंग सिस्टम कंट्रोल होता है, तो मार्क के हेल्प से अथॉरिटी कंट्रोल हो गया। दूसरा ओपेक की मदद से पूरा एक्सेस किया जा सकता है, ठीक है। और रिट्राइव, ये सब चीज़ें क्या, थेसारी का यूज़ कर सकते हैं जिससे आसानी से खोजा जा सके। तो ये चार चीज़ें अथॉरिटी कंट्रोल में आ गया। बिब्लियोग्राफी कंट्रोल में Mark 21, मार्क 21, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ओपेक में हम लोग चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। एंड और नॉट समझते हैं ना आप लोग, ये बुलियन ऑपरेटर्स होते हैं। एंड मतलब होता है कि दो चीज़ें आ सकती हैं। जैसे आपने कोई चीज़ सर्च किया, जैसे आपने लाइब्रेरी साइंस का कैटलॉगिंग का सर्च किया कुछ भी, तो कैटलॉगिंग में दो चीज़ें आ सकती हैं। एक तो यूनियन कैटलॉग आ सकता है या तो नॉर्मल कैटलॉग आ सकता है। तो एंड में दोनों चीज़ आ जाएंगे। लेकिन जब और होगा तो या तो यूनियन आएगा या तो नॉर्मल आएगा। नॉट में होगा, जैसे मान लिया हमने लिख दिया यूनियन कैटलॉग नॉट नॉर्मल कैटलॉग, तो यूनियन कैटलॉग तो आ जाएगा लेकिन नॉर्मल कैटलॉग नहीं आएगा। तो इसको बोलते हैं एंड और नॉट, बुलियन कैटलॉग, बुलियन ऑपरेटर। नेक्स्ट इज सर्कुलेशन कंट्रोल। आप जानते हैं सर्कुलेशन, बुक देना, बुक लेना, ILL। तो ये RFID बेस्ड होना चाहिए, हो सकता है, होना नहीं चाहिए, हो सकता है। और ऑटोमेटिक पैटर्न डेटा होना चाहिए, ऑटोमेटिक लोग अपना बुक इशू करवा लें और कर लें। एक्विजिशन कंट्रोल भी प्रॉपर तरीके से हमारा हो सके। प्री सर्चिंग, ऑर्डरिंग, क्लेमिंग, कैंसिलेशन, हर चीज़। एक्विजिशन हो गया, एकोमोडेशन ऑफ वेरियस मटेरियल्स, किस तरह से हम उसको रखते हैं, जो अन्य मटेरियल से CD-RAM उन सब चीज़ों को रखते हैं। स्टोरिंग, बजट बेस्ड चीज़ें हो गई। सीरियल कंट्रोल हम लोगों ने पढ़ा है अभी। डिजिटल मीडिया आर्काइव सिस्टम होना चाहिए, किस तरह से उसको हम पा सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, ठीक है, उसको स्टोर कर सकते हैं। रिट्रीवल, स्टोर, दोनों चीज़ आता है इसमें। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सेस कंट्रोल होना चाहिए, सिक्योरिटी प्रिवेंट होना चाहिए, कीप लॉग, ये सब चीज़ें होना चाहिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर, कौन कौन से सॉफ्टवेयर होने चाहिए। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, हार्डवेयर सिलेक्शन, साइट प्रिपरेशन, जनरल ट्रेनिंग, डिफाइन प्रोसीजर्स, कस्टमाइज, कमीशनिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इम्प्लीमेंट जब आप लोग करने जाते हैं तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एक यहाँ पे बताया गया कि सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो क्या क्या चाहिए। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल रिक्वायर्ड्स,
और यहाँ पे एक और भी चीज़ बताया है, स्पेशल फीचर्स, लाइब्रेरी सिस्टम, लोकल वेरिएंट्स, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी थी। और एन इंडिकेशन विच पर्सन ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। देखो मैंने वो प्लानिंग वाला बताया था ना, वीडियो आपने देखा होगा कि कुछ भी चाहिए सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखो, ऑब्जेक्टिव के बाद दूसरी चीज़ होती है कौन कौन उसमें हेल्प करेगा, वो हो गया। उसके बाद फिर इंस्ट्रूमेंट्स बनाओ, इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करो, इम्प्लीमेंट करने के बाद उसको इवेल्युएट करो, इवेल्युएट करने के बाद उसका फीडबैक वगैरह करो और मेंटेन करो। यही सारी चीज़ें इसमें लिखेंगे। अब यही सारी चीज़ें इसमें भी लिखें, चेकलिस्ट वगैरह बनाओ। लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर्स कौन कौन सी अवेलेबल है, यहाँ पे देखो लिस्ट बनी हुई है। फॉरेन की है, जैसे कोहा हो गया। इंडिया की लिप्सिस है, बताओ मुझे पता ही नहीं था। लिपसूट हो गया, मैसिप्स, देखो सोल हो गया जो हमें याद रहेगा, लिप्सिस हो गया याद रहेगा, सोल याद रहेगा, दो ही याद रहेंगे। और लिब्रा हो गया, प्रोजोस सर का धन्यवाद क्यों, ई ग्रंथालय हो गया, लाइब्रेरी मैनेजर हो गया, लिब्रिस हो गया। तो ये कुछ चीज़ें हमें याद रहेंगी। नेक्स्टली भी यूज़ हो सकता है, तो इसमें थोड़ा सा विस्तार से भी दिया है। देखो एलिस फॉर विंडोज़, अलग अलग जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं कुछ काम करते हैं, जैसे सर्कुलेशन, एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, मेंबरशिप, ये सारे काम करते हैं। सो आप उदाहरण भी दे सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच यार। एक चीज़ मैं बता देता हूँ ना, एक पेज नंबर 133 पे ये विन संजय है, ठीक है। और विन संजय जो है ये इम्पोर्टेंट है, ये winsanjay.com से है। ये डेसीडॉग के अंदर इसको डेवलप किया गया है, निस्साइट का प्रोजेक्ट है। और ये पूछा गया है, कहीं पे पूछा गया है, तो उसको आप ध्यान रखना। और ये विन संजय जो है इंडियन ओरिजिनेटेड नहीं है, ठीक है, वो विदेशी चीज़ों के बेस्ड पे है, तो पूरी तरीके से इंडिजिनस नहीं बोला जा सकता। ऑटोलिब वगैरह हो गया, ई ग्रंथालय वगैरह, ये सब तो हो गया पूरी तरीके से इंडियन हो गया। बट ये विन संजय जो है वो इंडिया का बना है, लेकिन इसके जो सॉफ्टवेयर से अन्य चीज़ें जो विदेश से ली गई। तो विन संजय जो है कुछ पूछ ले, संजय दिया है तो उसको देख लेना। सो थैंक यू वेरी मच। अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे वो देख लेते हैं एक बार। अगला हम लोग पढ़ेंगे डिजिटाइजेशन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।